नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति किसी को समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ जहाँ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ये दावा करके कि अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी, सियासी सनसनी फैला दी है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि फिलहाल बीजेपी के पास 119 विधायक है, 105 उनके अपने हैं और बाकी निर्दलीयों का समर्थन है। लेकिन उसके बाद 145 के आंकड़े तक कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो सबसे पहले नारायण राणे, उसके बाद नितिन गडकरी और अब चंद्रकांत पाटिल, तीन नेताओं ने जो कुछ भी संकेत दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की कवायद चल रही है और दूसरी तरफ जो है बीजेपी भी लगी हुई है। नितिन गडकरी बहुत बड़ बोले नेता नहीं हैं, बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं। उनका ये कहना कि क्रिकेट और राजनीति में ऐसा लगता है कि जब हम हार रहे होते हैं उसी समय कुछ ऐसा होता है कि बाजी पलट जाती है, जीत जाते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए, किस आधार पे और क्यों नारायण राणे शिवसेना में रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्यों कहा उन्होंने कि शिवसेना ने हमें साम दाम दंड भेद सब कुछ सिखाया है और उस अनुभव का मैं प्रयोग करूंगा। हमसे कहा गया है कि देखिए कि बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी। उसके बाद वहाँ पे जो छापे वगैरह पड़े उससे भी उनको जोड़ करके देखा गया। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ अंदर खाने बीजेपी वहाँ पे कर रही। तो तीन संभावनाएं बीजेपी के लिए बन रही है। एक तरफ उस संभावना को हम छोड़ देते हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस प्रयास कर रही है सरकार बनाने के लिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन चुका है। 14-12 का मंत्रियों का भी वो एक तरह से समीकरण बैठ गया है। विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष दोनों पार्टियों को देने की भी बात हो गई है, एनसीपी और कांग्रेस को। और इस तरीके से मोटा मोटी इन लोगों ने खाका खींच लिया है। और अब संडे को यानी कि कल शरद पवार की सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। वैसे इससे पहले तक यानी कि कल से पहले तक शरद पवार यही कहते आ रहे थे कि हमें तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन कल उन्होंने पहली बार कहा कि हाँ, हम सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे तैयारी हम लोग की चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि धर्मनिरपेक्षता, आप तो धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं, तो और ये शिवसेना जो है कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, तो उस पर उन्होंने इसका ऐसे गोलमोल जवाब दिया था कि जिस धर्मनिरपेक्षता के हम पक्षधर हैं वही हम करते रहेंगे। खैर, तो शरद पवार भी खुल करके मैदान में आ गए। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा चुका, दोनों तरफ से जो 5-5 लोगों की कमेटी गठित हुई है उसने भी सामने आकर के बोल दिया कि हाँ, हम सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम दावा पेश करेंगे। ये भी साथ में दावा किया था कि से जो है नए साल आने से पहले सरकार बन जाएगी। वो प्रयास तो चल रहा है। अब बीजेपी के सामने क्या क्या संभावनाएं हैं और बीजेपी क्या क्या कर सकती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो खबरें आ रही हैं, जो उद्धव ठाकरे ने भी अपने विधायकों से कहा कि अभी भी बीजेपी पर्दे के पीछे शिवसेना से बातचीत कर रही है। शिवसेना से एक तो बातचीत चल रही है। मान लीजिए कि शिवसेना इतना आगे बढ़ चुकी है और बीजेपी भी इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो सीएम का पोस्ट नहीं देना चाहेगी, तो फिर क्या होगा? तो शिवसेना उससे कम पे मानेगी नहीं। ये संभावना या ऑप्शन नंबर 1 जो है इस पे अमल नहीं हो पाता है। फिर जो है ऑप्शन नंबर 2 ये है कि एनसीपी के साथ बीजेपी जाए। एनसीपी के जो शरद पवार है वो बहुत बड़े खिलाड़ी है, शतरंजी चाल जानते हैं, इतने दिनों का राजनीतिक अनुभव है। 2014 में जब चुनाव हुआ था, अलग शिवसेना और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी, तो एनसीपी के समर्थन से ही पहली बार बीजेपी ने अपना विश्वास मत हासिल किया था। ये बात अलग है कि बाद में शिवसेना सरकार में शामिल हो गई थी। तो शरद पवार को लेकर के आकलन ये किया जा रहा है कि शरद पवार के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ ये शिवसेना के लिए ही नहीं है, ये कांग्रेस भी शरद पवार पर भरोसा नहीं कर रही है। खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से शरद पवार और उनकी पार्टी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी और टाइम 3 दिन का मांग लिया, उसके लिए उन्होंने कांग्रेस से को भी विश्वास में नहीं लिया था। तो शरद पवार के दिमाग में कौन सा गेम चल रहा है, इसको लेकर के कांग्रेस भी सशंकित है। और जब कल उनकी शरद पवार की सोनिया गांधी से मुलाकात होने जा रही है, उसमें हो सकता है कुछ खाका क्लियर हो, लेकिन कांग्रेस को इस बात का डर है कि शरद पवार कोई ऐसा गेम न खेल दे जिसकी वजह से उनकी पार्टी संकट में पड़ जाए। कि एक तो पूरा मैसेज चला गया कि कांग्रेस इस सरकार में शामिल हो रही है और ऐन मौके पे जो है वो पलट जाए शरद पवार। तो दूसरी संभावना ये है कि पहली संभावना शिवसेना के साथ, दूसरी संभावना एनसीपी शरद पवार के साथ। और शरद पवार वाले मामले में ये ऐसा लग रहा है कि वो ऐन मौके पे पलट सकते हैं।
अब तीसरी समय मान लें कि ये दोनों जो है, दो प्लान ए और प्लान बी फेल हो जाता है बीजेपी के, तो प्लान सी क्या हो सकता है? तो अब एक गोवा से लेकर के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कर्नाटक तक आप उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। गोवा में तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थी, वहाँ तो कांग्रेस थी, लेकिन जहाँ जहाँ भी उसकी सरकार बनाने की संभावना दिखी, उसने दूसरी पार्टियों को तोड़ने में कभी कोई संकोच नहीं किया। तो यहाँ क्यों संकोच कर रही है, यहाँ क्यों नहीं ऐसा कर रही है? तो यहाँ अभी तक तो उसने थोड़ा बहुत हो सकता है कि संकोच किया हो, इतनी ज़बरदस्त विधायकों की किलेबंदी की गई है कि उसे मौका न लग रहा हो, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक साबित होने वाली है। कांग्रेस को इसी बात का डर है कि यदि शरद पवार जो है पलटे, और माने कि शरद पवार नहीं पलटे तो भी कांग्रेस जो है उनके विधायकों पे डोरे डाल सकती है, और यदि वो डोरे डालेगी तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप उठा करके देख लीजिए कर्नाटक में क्या हुआ, कांग्रेस के भी विधायक टूटे थे, जेडीएस के भी विधायक टूटे थे। तो पहले बीजेपी का पहला प्लान होगा शिवसेना, दूसरा होगा एनसीपी, और तीसरा होगा तोड़फोड़। इस तरीके से बीजेपी का प्लान ए, बी और सी बना हुआ है। और उसमें कैसे नेताओं को लगाया गया है? नारायण राणे, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं भनक है। और किसको लगाया गया? चंद्रकांत पाटिल है, सुधीर मुनगंटीवार हैं, संजय हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। वो सबसे पहले उन्होंने ही दावा किया था कि 45 के विधायक जो है शिवसेना के बीजेपी के संपर्क में हैं। तो इस तरीके से बीजेपी चुप नहीं बैठी है। बेशक केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जब इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं कि हमने किसी को सरकार बनाने से नहीं रोका है, हमने तो राष्ट्रपति शासन लगा करके एक तरीके से 6 महीने का मौका दे दिया है कि जिसके पास संख्या बल है वो सरकार बनाए। ठीक है, तो सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, लेकिन राजनीति में कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। यदि जो कहते हैं वही करने लगेंगे तो फिर राजनीति कैसी है? वो राजनीति नहीं कहलाएगी। फैक्ट ये है कि बीजेपी भी पर्दे के पीछे से गेम कर रही है, और वो नहीं चाहेगी कि 5 साल के लिए महाराष्ट्र उसके हाथ से निकल जाए। तो इस पर वो बहुत गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। अब देखना ये है कि राष्ट्रपति शासन लगने से पहले जिस तरीके से 2 पाले खींचे हुए थे सरकार बनाने के लिए, और दोनों जो है मना कर दिए, या दूसरे पक्ष ने जो है टाइम बारो कर लिया, कि अब राष्ट्रपति शासन के दौरान दोनों पक्षों को जो टाइम मिला हुआ है उसमें कौन भारी पड़ता है? बीजेपी तोड़फोड़ कर ले जाती है, किसी को मना ले जाती है, या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अपने रणनीति में कामयाब होती है? एक चीज़ और नज़र लगी हुई है, 18 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले जो दल होते हैं उनकी अपनी बैठक होती है, और जो अलायंस होते हैं उनकी भी अपनी बैठक होती है, जिसमें रणनीति तय की जाती है कि संसद में क्या रणनीति रखनी है। खास तौर से विपक्ष ये रणनीति तय करता है कि किस मुद्दे पे जो है सरकार की घेराबंदी करनी है। तो अब ये देखना है कि जो शिवसेना है वो यूपीए वाली बैठक में जाती है, या एनडीए वाली बैठक में जाती है, या कहीं नहीं जाती है, क्योंकि कायदे से तो उसका जो भी अभी गठबंधन तो हुआ नहीं है, ऐलान तो हुआ नहीं है। ये कहा गया है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया है और उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, थोड़ा और समय लगेगा। इधर एनडीए में जो है उसने अपने मंत्री अरविंद सावंत को हटा लिया था, लेकिन अब एनडीए की मीटिंग में हो रही है तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देखने वाली बात है। संजय राउत वैसे कह रहे हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता भी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, सबसे ज़्यादा इस मामले में बोलने वाले भी हैं कि नहीं, हम एनडीए की बैठक में नहीं जाएंगे। तो ये सारी सब कुछ जो है अगले 1-2 दिनों में क्लियर इसलिए हो जाना है कि इधर पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो जाएगा, और उधर जो टाइम बारो किया गया है कि हम जो है बहुत जल्दी 17 नवंबर बाला साहब ठाकरे का जो है से जुड़ा कोई दिन है, 17 नवंबर संभवतः जयंती है या पुण्यतिथि है, और उसी दिन जो है दावा ठोकने की बात हो रही है कि सरकार बनाने के लिए क्लेम किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन बीजेपी के ये तीनों प्लान है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।